अच्छा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि लास्ट क्लास में अगर आपको कोई इशू हो, कुछ एक पार्टिसिपेंट का इशू था तो वो मैं रिज़ॉल्व कर देता हूँ आफ्टर क्लास। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इशू है, उनका एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो उन पे टाइम लगेगा। अगर कोई क्वेश्चंस है लास्ट क्लास से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हम आज की जो क्लास है उसकी तरफ चलते हैं। बिलाल साहब ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और फर्स्ट स्टेप के आप काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। होप कि आज तमाम पार्टिसिपेंट के पास आर स्टूडियो मौजूद होगा, तो काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। मैं जस्ट एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ आप साहब। और काइंडली कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैसेज हो वो आप चैट में शेयर करें। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो क्लास अटेंड की थी उसमें हमने इंस्टॉल किया था आर को और आर स्टूडियो को इंस्टॉल किया था। आई होप कि हमने यहाँ तक ही जो है वो क्लास कंप्लीट की थी, आर को और आर स्टूडियो को इंस्टॉल किया था। और आर का और आर स्टूडियो का जो बेसिक फ्रेमवर्क था, उसका जो बेसिक डेस्कटॉप था, बेसिक ढांचा था, उसके बारे में हमने सीखा। उसकी जो स्क्रीन थी उसके बारे में पढ़ा, यानी बेसिक हमने जो चीज़ें थी वो सीखी थी। कुछ बेसिक टर्म्स थी, जैसे हमने कहा था स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4, ये चीज़ें हमने सीख ली थी। आज मैं आपको छोटी सी एक जो है ना कहानी बना के सुनाऊंगा जो बिल्कुल रिलेट करेगी हमारे आर से, क्योंकि आर एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आईटी का एक फील्ड है। तो बायोलॉजिस्ट के लिए इसको थोड़ा सा समझना ना, थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, दूसरे सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हमें जो है ना वो, अगर हम स्टैट की ज़ुबान में इसको पढ़ें या प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में से पढ़ें तो हमारे लिए थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। आई होप कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट इसको पिक कर लेंगे, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट हमारे पास एमफिल, बीएस, एमएस, पीएचडी के स्कॉलर्स भी हैं, तो आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूँगा ताकि तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना इसको इक्वली पिक करें। अच्छा, मेरे पास एक नाम शो हो रहा है यहाँ पे, पहला है अब्दुर्रहमान खान साहब ना। तो अब्दुर्रहमान साहब को की स्टोरी बना लेते हैं छोटी सी। फ़र्ज़ करें अब्दुर्रहमान साहब पोस्ट डॉक के स्कॉलर हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, और आज इनका ना फर्स्ट डे है अपने सुपरवाइज़र के पास। यानी जिस तरह हमें पीएचडी में, एमफिल में सुपरवाइज़र अलाट होते हैं ना, तो पोस्ट डॉक में भी ये फर्स्ट डे अपने सुपरवाइज़र के सामने बैठे हुए हैं। और इनके सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं, अब्दुर्रहमान साहब ये कीज़ लें, चाबी लें, और केबल नंबर 12 ये आपका है, यानी केबल नंबर 12 ये आपका है ना। मोस्टली ऐसे ही होता है जब हम कोई न्यू लैब ज्वाइन करते हैं तो हमारे सुपरवाइज़र हमें जो है ना वो कहते हैं ये केबल नंबर जो है ना ये 532 ये आपका है, और इसमें जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं आपके यूज़ होंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे छोटे छोटे, जो आपका रिसर्च से रिलेटेड मटेरियल है, आपने यहाँ पे संभाल के रखना है इस केबन के अंदर।
आप क्या करते हैं, अब्दुर्रहमान साहब लैब में जाते हैं, केबन नंबर 12 को ढूंढते हैं, वहाँ पे अपने नाम की एक चिट लगा देते हैं, एक रसीद लगा देते हैं अपने नाम की, एक प्लेट लगा देते हैं अपने नाम की, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि ये जो केबन नंबर 12 है ये अब्दुर्रहमान साहब के। सेम इसी तरह आर में भी ऐसे ही होता है। जब आपने आर रन करना है, आर की लैब ज्वाइन करनी है, ये आर की लैब ही है किस्म की ना, देखें ये जब हम जितना भी पढ़ेंगे ना हमें ऐसी फील होगा जैसे हम बायोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं। आर और बायोलॉजी की लैब बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना एग्जाम्पल मैच हो रही है। अब अब्दुर्रहमान साहब क्या करते हैं, इन्होंने जो अपना केबन है उसको लेबल कर लिया और सुपरवाइज़र के पास वापस आ गए। अब ये यहाँ तक मैंने आपको बायो की लैब की कहानी समझाई। अब मैं इसको आर की कहानी समझाता हूँ। देखें, जिस तरह हम कभी कोई लैब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे पहले हमें एक केबन दिया जाता है कि ये केबन या अलमारी ये आपकी है, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट या चीज़ें संभाल के रखनी है। इसी तरह जब हमने आर पे वर्किंग स्टार्ट करनी है, आर स्टूडियो पे वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो हमने आर के ऊपर एक केबन बनाना है, एक अलमारी बनानी है, जिसमें हमारी आर की तमाम चीज़ें सेव होंगी। हमारे जितने पैकेजेस हैं वो उसके अंदर सेव होंगे, हमारी जितनी चीज़ें ग्राफ बनेंगे वो उसके अंदर सेव होंगे, हमारा स्क्रिप्ट बनेगा वो उसके अंदर सेव होगा एक ही जगह पे। देखें ना, जिस तरह अगर हमें लैब में केबन ना दिया जाए, कोई इंस्ट्रूमेंट हमारा एक कोने में पड़ा होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट दूसरे कोने में पड़ा होगा, और हो सकता है कि जब हम दूसरे दिन सुबह आएँ तो वहाँ से वो चीज़ें हमें मिले ही ना, गायब हों, कोई आगे पीछे होगी हो, कोई टूट गई हो। तो इसी तरह जब अगर हम अपने लैपटॉप के अंदर ये एक केबन नहीं बनाएंगे इसका आर का, तो हमारी चीज़ें जो हैं वो कुछ दिनों के बाद वो बिखर जाएंगी। हो सकता है कि बेशुमार चीज़ें हमारे लैपटॉप के अंदर होती हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, पेपर होते हैं, थीसिस होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक हफ़्ते के बाद जब हम दोबारा ओपन करें अपने लैपटॉप को और हमें आर की कोई चीज़ ढूंढनी हो तो वो हमें ना मिले। ठीक है, तो उसका बेस्ट वे ये है कि जो प्रोजेक्ट आप शुरू करो तो उसका एक केबन बना लो। आज हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं 12th बैच का, तो हम एक 12th बैच के नाम का एक केबन बनाते हैं, ठीक है, आर स्टूडियो के ऊपर। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसकी एक और इम्पोर्टेंस ये है कि आप इसमें आर का तमाम डाटा किसी और लैपटॉप में उठा के लेके जा सकते हैं। वही चीज़ें जो आपने अपने लैपटॉप पर रन की हुई हैं, सेम टू सेम वही आप किसी और लैपटॉप के ऊपर रन कर सकते हैं उसको। तो ये अगर आपको 10 साल बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ी है ना, तो वो आपको स्क्रिप्ट हर चीज़ वहाँ से बिल्कुल सेम जो है वो रिट्राइव हो जाती है, बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल हालत में चीज़ें आपको वापस मिल जाती हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि जो हम चीज़ें सेव करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्क्रिप्ट को सेव करना। क्योंकि जब भी हम पेपर पब्लिश करते हैं ना, अगर हमने कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ, जैसे मिनीटैब यूज़ किया हुआ है, SPSS यूज़ किया हुआ है, या और बेशुमार टूल्स हैं जिनको हमने यूज़ किया हुआ है, तो जो रिव्यूअर है वो हमें कभी भी उसका ना बहुत कम चांस है कि वो प्रोसीजर पूछे कि आपने पहले क्या स्टेप किया था, फिर क्या स्टेप किया था, नेक्स्ट स्टेप क्या किया था डेटा एनालिसिस के लिए, बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन जब आपने आर के ऊपर एनालिसिस करना है, पाइथन के ऊपर एनालिसिस करना है, वो आपसे इसका स्क्रिप्ट मांगेंगे। क्योंकि स्क्रिप्ट जब आप अपना मटेरियल मेथड में लिखेंगे कि मैंने आर को यूज़ किया है, तो वो आपसे एक तो पैकेज पूछेंगे आपने कौन सा पैकेज यूज़ किया, दूसरा वो आपको रॉ डाटा में इसका स्क्रिप्ट भी मंगवाएंगे कि आपने ये स्क्रिप्ट यूज़ करके ये एनालिसिस किया है। तो स्क्रिप्ट को दे के वो बता देंगे कि आपने एनालिसिस ठीक किया है या एनालिसिस गलत किया है। अच्छा, हम चलते हैं एक केबन बनाने के लिए। अच्छा, वहाँ पे तो हम बायो की लैब में उसको केबन कह रहे हैं, अलमारी कह रहे हैं, लेकिन आर की ज़ुबान में उसका एक और नाम है। आर की ज़ुबान में हम उसको कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी। अभी आप लोग मेरे साथ ये वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। होप के तमाम पार्टिसिपेंट बिल्कुल रेडी हैं और आर स्टूडियो आप लोगों के पास ओपन होगा। अभी भी अगर किसी के पास आर स्टूडियो ओपन नहीं है, रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है, तो काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करें। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है
अच्छा, 4 स्क्रीन्स के बारे में तो आप लोगों को बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि इसको स्क्रीन नंबर 1 कहते हैं, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन 1 का क्या फंक्शन है, 2 का क्या फंक्शन है, 3 का क्या फंक्शन है और 4 का क्या फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे आए। स्क्रीन नंबर 3 पे आपको एक यहाँ पे कॉर्नर पे मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है 11th बैच। ये देखें, यहाँ पे मैंने माउस का कर्सर रखा हुआ है ना, ये बिल्कुल कॉर्नर में ये शो हो रहा है ना कॉर्नर पे। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 11th बैच। आप लोग देखें आपके पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, प्रोजेक्ट नॉन या न्यू प्रोजेक्ट या इस तरह का कोई वर्ड आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। काइंडली मुझे चैट में बताएं क्या क्या शो हो रहा है आप लोगों के पास यहाँ पे। प्रोजेक्ट नॉन। आई होप कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास यहाँ पे प्रोजेक्ट नॉन शो हो रहा है। यस, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, न्यू वर्किंग डायरेक्टरी, न्यू अलमारी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब्दुलरहमान साहब के नाम से हमने एक नई वर्किंग सॉरी न्यू जो है ना वो अलमारी बनाई। उनका नाम अलमारी बनाई नहीं, एक्चुअली उनको टैग किया हमने, एक उनको चाबी दे दी कि ये केबन आपका है। यहाँ पे भी हम 12th बैच का एक केबन बनाएंगे जिसमें 12 बैच की सारी चीज़ें स्टोर्ड होंगी। और आप भी, आपके लैपटॉप में भी ये बनेगा और मेरे पास भी ये बनेगा। आप जो काम करोगे वो आपके लैपटॉप में सेव होगा, मैं जो काम करूँगा वो मेरे लैपटॉप में सेव होगा। यहाँ पे देखें साथ एक छोटा सा कर्सर एरो का साइन है कॉर्नर पे, ये जहाँ पे नान है ना, नान से आगे देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया न्यू प्रोजेक्ट। मेरे पास और भी चीज़ें काफ़ी शो हो रही हैं, 11th बैच, 10th बैच, 9th बैच, काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें न्यू प्रोजेक्ट पे, क्योंकि अब हम नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, एक नया काम करना स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो इस न्यू वर्क की इस वर्किंग डायरेक्टरी में होनी चाहिए। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 11th बैच ओपन है ना। तो आपके पास अगर नॉन है तो भी आपको वो ऑप्शन देगा कि क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं। आप उसको कर दें डोंट सेव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपने उस पर कोई काम नहीं किया हुआ ना। अगर आपने 12th बैच पे काम किया हुआ है, आपने 12th बैच ओपन किया हुआ है और यहाँ पे काम कर रहे हैं आप, अब आप चाहते हैं कि मैं किसी ना प्रोफेशनल लेवल पे कोई काम कर रहा हूँ, कोई पेपर लिख रहा हूँ, आप उस पेपर के नाम से कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, पेपर के नाम से एक केबल बनाना चाह रहे हैं ताकि उस पेपर की चीज़ें उसमें हो, तो आप यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके उस केबल का न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि डोंट सेव, आपने इसको सेव करना है, क्योंकि आपने तो 12th बैच में काम किया होगा ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो अनसेव्ड होंगी, तो आपने फिर उसको सेव करना है। मैं अभी इसको अनसेव करने लगा हूँ, डोंट सेव करने लगा हूँ, लेकिन आपने जब इस पर काम किया हो तो फिर आपने इसको सेव करना है। अगर काम नहीं है तो फिर आप इसको जो है ना वो डोंट सेव कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये देखें मेरे पास एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो मुझे अगर इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। अभी मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अनसेव करने लगा। डोंट सेव, जैसे मैंने इसको डोंट सेव किया, इसने मुझे एक और पेज ओपन करके दे दिया जहाँ पर लिखा हुआ न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। बाकी चीज़ें अभी इनको नहीं छेड़ना, ये भी हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आप डायरेक्टरी का नाम क्या रखना चाहते हैं। देखें ना, जैसे हमने कहा कि अब्दुलरहमान साहब गए और अलमारी पे उन्होंने अपना नाम लिख दिया, तो यहाँ पे भी हमने फ़ोल्डर पे अपना नाम टैग करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12th बैच। अब ये लोकेशन पूछ रहा है नीचे, आप किस लोकेशन में इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। इसको ब्राउज़ करते हैं, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने चॉइस देख लें जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, जहाँ से आपको ये इजीली
नज़र आ जाए आप वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और एट द एंड काइंडली कमर अब्बास साहब का मैसेज आया कि वॉइस इज़ नॉट क्लियर। सर बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा आवाज़ क्लियर है या नहीं, या जस्ट इनका इशू है या मेरी तरफ से इशू है। ओके कमर अब्बास साहब आप काइंडली जो है वो अगर हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसको चेक कर लें, रिकनेक्ट उसको हेडफोन को उतार के एक दफ़ा दोबारा लगाएं, या कोई और देख लें, इसमें भी शायद आपके पास कोई इशू हो। आई थिंक मेरी आवाज़ जो है वो बाकी तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर आ रही है। कमर अब्बास साहब आप काइंडली अगेन इसको एक दफ़ा चेक कर लें हेडफोन को, या अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप पे चेक कर लें एक दफ़ा। अच्छा 2 स्टेप हमने मुकम्मल कर लिए। पहला हमने इसका एक नाम रख दिया 12th बैच। दूसरा हमने इसको लोकेशन बता दी कि हमने इसको कहाँ पे सेव करना है। अब यहाँ पे आप करें क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखें यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन हो गई है और यहाँ पे हमारे पास सब 12th बैच लिखा हुआ आ गया है। काइंडली कंफर्म करें तमाम पार्टिसिपेंट कि यहाँ तक आपने वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर ली है और आपके पास इस तरह एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। जब भी नया प्रोजेक्ट ओपन होगा आपके पास 3 स्क्रीन शो होंगी। आप इसको मिनिमाइज़ करके या यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट ओपन करके 4 स्क्रीन पूरी कर सकते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने इसको 12th बैच क्रिएट किया तो मेरे पास स्क्रीन नंबर 4 पे अगर मैं फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आपके पास 12th बैच आर प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे एक सिंबल सा आ रहा है आर, और इसके गेज जो है ना वो एक रेक्टेंगल है, एक डब्बा सा बॉक्स सा बना हुआ है, उसमें जो है ना वो आर शो हो रहा है। होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास इस तरह शो हो रहा होगा। अच्छा इस कहानी की तो इस स्टोरी की आपको समझ आ गई जो मैंने अब्दुल रहमान साहब की सुनाई थी। क्लियर है? कोई पार्टिसिपेंट जिसको अभी तक वर्किंग डायरेक्टरी बनाना ना आए? आई थिंक के तमाम के पास क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। काइंडली बोर ना हो जाएं कहीं। मैं ना जस्ट ये आपको ये इसलिए स्टोरी सुना रहा हूँ ताकि तमाम पार्टिसिपेंट इसको ना पिक कर सकें। ये प्रोग्रामिंग थोड़ी सी, अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में समझाऊंगा ना तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आपको ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है या इसकी डेफिनेशन है, ये नेट भरा पड़ा हुआ है, वो वहाँ से आपको डेफिनेशन भी मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर उसकी ना वर्किंग डायरेक्टरी की आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी मिल जाएगी क्या होता है। लेकिन अभी जस्ट हमने इसको, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, हमने गाड़ी को रन करना सीखना है। हमें हैंडल का पता होना चाहिए, हैंडल से काम क्या करते हैं। हैंडल की डेफिनेशन हमें गूगल से बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है, वहाँ से हम रट्टा उसको लगा सकते हैं। हमने जस्ट इसको जो है ना अंडरस्टैंड करना है। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आपके जहन में ये ना क्वेश्चन आए कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, या इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने उन चीज़ों पे नहीं जाना, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है और उसको रन करना सीखना है।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन पार्टिसिपेंट हैं? अब्दुलरहमान साहब का मसला तो हल हो गया। अब सेकंड नंबर पे मेरे पास शो हो रहे हैं बिलाल अमीन साहब। अच्छा, डॉक्टर बिलाल साहब जो है ना, ये भी अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं। तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे कहते हैं कि फ़र्स्ट डे है आज इनका ना अपने सुपरवाइज़र के साथ, यानी इंट्रोडक्शन हो रहा है सुपरवाइज़र का और इनका। सुपरवाइज़र इनका नाम वगैरह पूछते हैं, हाल पूछते हैं। फिर इनसे पूछते हैं कि सर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या रिसर्च करेंगे। जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर होता है कि जब भी सुपरवाइज़र अलॉट होता है तो सुपरवाइज़र की तरफ से पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो बिलाल अमीन साहब से भी इनके सुपरवाइज़र पूछ रहे हैं कि सर आप क्या करना चाह रहे हैं। बिलाल अमीन साहब कहते हैं कि सर मैं ना, एक प्लांट है उसका नाम है फाइकस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइकस अंजीर की जो है ना वो ये स्पीशीज़ है, सॉरी जिनस है, तो अंजीर इसी में आता है। तो फाइकस पे काम करना चाह रहा हूँ। इनके सुपरवाइज़र पूछते हैं अच्छा फाइकस यहाँ से कहीं से मिल जाएगा। बिलाल साहब कहते हैं हाँ, मैंने एक दरख्त देखा था इसका, तकरीबन हमारे ऑफिस से कोई 20 किलोमीटर दूर है। बिलाल साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं अच्छा ऐसा करें कि अभी टाइम है, 1 घंटा है, तो आप ऐसा करें कि मुझे वो प्लांट के ना लीफ या फ्लावर या फ्रूट कोई भी चीज़ मिलती है ना, वो मुझे ला के चेक करवाएं। अब बिलाल साहब के लिए जो टास्क है वो क्या है, 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना, वहाँ से लीफ उतारना, कोई लीफ फ्रूट कोई भी सैंपल उनको मिल जाए उसको उतारना और ऑफिस तक लेके आना। ऐसा ही है ना उनका जो टास्क है फर्स्ट डे का, और 1 घंटे में उन्होंने वो टास्क कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट का अरेंज करेंगे। वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट का अरेंज करेंगे। अगर तो उनके पास ट्रांसपोर्ट है, अपनी अपनी गाड़ी है उनके पास, तो गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और 20 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, वहाँ से सैंपल उठाएंगे और वापस आ जाएंगे अपने सुपरवाइज़र के ऑफ़िस में और उनको दिखाएंगे कि सर ये फाइकस है जिस पे मैं रिसर्च करना जा रहा हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें बिलाल अमीन साहब के पास जो है ना वो अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की बस में जो है ना वो यूनिवर्सिटी आए हैं और अपने सुपरवाइज़र के सामने बैठे हुए हैं, इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट की एक ट्रांसपोर्ट है जो, जिसे हम कहते हैं ना सरकारी गाड़ी, गवर्नमेंट की गाड़ी है, वो इजाज़त लेके आगे पीछे लेके जा सकते हैं। तो बिलाल अमीन साहब अपने सुपरवाइज़र से बताते हैं, इनको बताते हैं कि सर मेरे पास जो है ना वो गाड़ी नहीं है, तो मैं अब क्या करूं। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें, आप एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को, एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को, और एचओडी साहब आपको गाड़ी अलो कर देंगे, वो गाड़ी लेके जाएं और वहाँ से आप सैंपल लेके वापस आ जाएं। ये थी हमारी बायो लैब की कहानी। अब मैं इसको रिलेट करने लगा हूँ आर से। अब ये थोड़ा गौर से सुनिएगा। अब क्या है, अब आपके सुपरवाइज़र के यूएसबी में एक फ़ाइल है एक्सेल की जिसका नाम है फाइकस। ये मैं फ़ाइल आपको शेयर करता हूँ अभी। ये भी हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो तमाम पार्टिसिपेंट इसको, ये मैंने चैट में शेयर कर दी, ठीक है। और आप में से कोई पार्टिसिपेंट इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें।
मैं जस्ट 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लें। काइंडली डाउनलोड करके इसको ओके कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। अच्छा, तब तक मैं आपको बात सुना रहा था कि अब जो है ना वो बिलाल अमीन साहब के जो सुपरवाइज़र हैं उनके हाथ में एक यूएसबी है। सर काइंडली इनमें से कोई पार्टिसिपेंट जब आप इसको डाउनलोड कर लेना, जिसके पास लैपटॉप में डाउनलोड हो गई है, तो वो व्हाट्सएप पे भी जो है ना वो शेयर कर दें ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी जो आज लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे वो भी इसको डाउनलोड कर लें। अच्छा, बिलाल अमीन साहब के सुपरवाइज़र के हाथ में एक यूएसबी है और वो कह रहे हैं जी बिलाल साहब ये यूएसबी है, इसमें एक फ़ाइल है, उसका नाम है फाइकस। इस फाइकस की फ़ाइल को आपने आर की जो स्क्रीन नंबर 3 है यहाँ पे लेके आना है। ये वाली स्क्रीन, आर की स्क्रीन नंबर 3, यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइकस की फ़ाइल को लेके आना है। अब ये देखें ना, ये यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है फाइकस की फ़ाइल, ये वाली, इसको हमने आर में लेके आना है। बाकी अगर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट, यहाँ से एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, या अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करें तो यहाँ पे आ जाती है। लेकिन आर में ऐसा नहीं होता। आर में आपको जो मैंने भी एग्जांपल दिया ना, किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल ये जो है ना आपके पास स्क्रीन नंबर 3, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट इज़ एम्प्टी या ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये आपके सुपरवाइज़र का ऑफिस है, ठीक है, या क्या है आपके सुपरवाइज़र का ऑफिस जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। और ये जो डेस्कटॉप शो हो रहा है ये 20 किलोमीटर दूर फाइकस का एक प्लांट पड़ा हुआ है। इसमें से हमने लीफ उतारने हैं, फ्लावर उतारना है, या सैंपल हमने फाइकस का अपने सुपरवाइज़र को दिखाना है सुपरवाइज़र के ऑफिस में। अब ये 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक गाड़ी चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट चाहिए, एक वे चाहिए। क्या चाहिए? एक वे चाहिए। वो वे का नाम क्या है? जिस तरह बिलाल अमीन साहब की जहन में पहला क्वेश्चन आया कि सर तो मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं पहले आके क्या हमारे पास गाड़ी है या नहीं है, ठीक है। तो अब बात यह है कि सुपरवाइज़र ने कहा कि फ़ाइल को स्क्रीन नंबर 3 पे लेके आना है। उसके लिए जो हमें गाड़ी चाहिए ना उसका नाम है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल ये मैंने लिख दिया, इसको आप नोट कर लें, ये रीड एक्सेल। अब ये देखनी है कि ये बिलाल साहब के पास रीड एक्सेल है। बिलाल साहब देखें, अब क्या है, कहाँ से देखेंगे कि आपके पास गाड़ी है या नहीं है? रीड एक्सेल, बिल्कुल अब्दुलरहमान साहब आपने बिल्कुल ठीक लिखा, रीड एक्सेल। अब इस गाड़ी को चेक करने के लिए क्या हमारे ये डिपार्टमेंट में ये गाड़ी है, चेक करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ढूंढेंगे आगे पीछे, हमें गाड़ी नहीं मिली। देखें कहीं, देखें आपको रीड एक्सेल नज़र आ रहा है? कहीं पे आपको आर के ऊपर पढ़ें, ये जो मैंने लिखा है इसके अलावा आपको कहीं पे रीड एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है? कौन ढूंढ के दिखाएगा? जस्ट 20 सेकेंड। इसके अलावा कहीं कोई ढूंढ सकता है रीड एक्सेल कहाँ पड़ा हुआ है? अगर नहीं मिला तो नो लिख दें। पैकेज में है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं कि रीड एक्सेल क्या हमारे पास यहाँ पे है या नहीं है। अब हमने बिलाल साहब की बात की, तो बिलाल साहब की जो है ना वो डिपार्टमेंट में देख लेते हैं। ये डिपार्टमेंट है इनका, स्क्रीन नंबर सी पे आ जाते हैं। यहाँ पे है पैकेज, पैकेज पे क्लिक करें। पैकेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप लोग लिखें रीड एक्सेल। यहाँ पे क्या लिखा है?
रीड एक्सेल। ये देखिए मैंने जैसे इस पर रीड एक्सेल लिखा ना, तो मेरे पास यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो गया। रीड एक्सेल वर्जन इसका क्या है 1.4.3 1.4.3। अब मुझे कंफर्म कीजिएगा कि कितने पार्टिसिपेंट के पास यहाँ पे ये रीड एक्सेल शो हो रहा है। यहाँ जब आपने रीड एक्सेल लिखा तो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आपके पास ओपन हुई। यहाँ जस्ट ये लिख दें येस और नो। और स्पेशली बिलाल साहब तो लाजमी कंफर्म कीजिए। आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक हो गया। इट्स मीन कि हमारी लैब के अंदर रीड एक्सेल मौजूद है। हम क्या करेंगे, अच्छा दुरान खान साहब आपके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अब हम बिलाल साहब की एग्जांपल को छोड़ के बिलाल साहब को हम समझ लेते हैं दुरान खान साहब हैं। अच्छा अब खान साहब आते हैं और अपने सुपरवाइज़र को बताते हैं कि सर मेरे पास जो है ना गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ऐसा करें एचओडी साहब के ऑफ़िस में जाएं और वहाँ पे एप्लीकेशन एक दे आएँ। अब दुरान खान साहब एचओडी साहब के ऑफ़िस में आने लगे हैं। स्क्रीन नंबर 4 पे ये देखें इंस्टॉल का बटन। सारी एप्लीकेशनें हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट होनी है, जो भी हमें रिक्वायर्ड होना है ना, मैंने यहाँ पे डिमांड देनी है। इंस्टॉल का बटन, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल लिखें, यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल और इसको सिलेक्ट करें। अच्छा इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये है क्या। यहाँ पे देखें शो हो रहा है हमें रेपोजिटरी, क्रैन, पैकेज और एंड पे आ रहा है इंस्टॉल टू लाइब्रेरी। यानी ये तो हमें कंफर्म हो गया कि नीचे ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमारी लाइब्रेरी या हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा। अभी मैंने पैकेज भी आपको समझाना है कि पैकेज क्या होता है। अब ये आर रेपोजिटरी आर क्रैन है, ठीक है, जिसको हमने कहा था ना आर क्रैन, जहाँ से हमने आर को इंस्टॉल किया था। ये एक्चुअली आर का हाउस है, आर का घर है। तो जब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे ना आर क्रैन, एक और उसके बाद ऑप्शन आता है पैकेज आर्काइव फाइल्स। ये मैनुअली इस तरह आप करेंगे तो ये आप अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से कहीं से फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। आपके पास आपने कहीं से डाउनलोड की हुई है, कोई पैकेज ख़रीदा हुआ है या डाउनलोड किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट आप इंटरनेट के थ्रू आर क्रैन से ये आर क्रैन एक्चुअली आर का ना स्टोर है, आर का गोदाम है, जहाँ पे आर की तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमने यहाँ से सारी चीज़ें आर की लेनी है स्टेप बाय स्टेप करके। जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो चीज़ हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बटन दबाते हैं इंस्टॉल का। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मिस होगी, डिपेंडेंसीज लिखा हुआ था नीचे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये नीचे इंस्टॉल डिपेंडेंसीज के ऊपर टिक है। ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, लेकिन अभी जस्ट आप इसको इंस्टॉल होने दें और इसके ऊपर टिक ही रहने दें, ठीक है। अभी डिपेंडेंसीज की तरफ नहीं आते, जब हम स्टेप पे आएंगे डिपेंडेंसीज देखेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये डिपेंडेंसीज क्या हैं। अच्छा जब मैंने इंस्टॉल किया तो मेरे पास ये देखें शो एंड रिज़ल्ट शो हुआ। पहले इसने मुझे वार्निंग्स दी और रेड लाइन शो कर दी, लेकिन एंड पे इसने कहा कि पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम्स चेक्ड। जी सर, जिनके पास इंस्टॉल नहीं था वो चेक कर लें, इस तरह इंस्टॉल हो गया आपके पास। अब देखें बिलाल अमीन साहब के पास जो है ना वो उनको एचओडी साहब ने गाड़ी अलाट कर दी है। क्या अब ये गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी इनको खुद ब खुद ले जाएगी 20 किलोमीटर दूर? खुद ब खुद गाड़ी तो नहीं इनको लेके जाएगी ना। फर्स्ट स्टेप गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, गाड़ी को
स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर गाड़ी को चलाना पड़ेगा। तो हमने अभी रीड एक्सेल गाड़ी मंगवा ली है। ये रीड एक्सेल गाड़ी अब हमारे डिपार्टमेंट में आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको ऑन करना है, रीड एक्सेल को ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमने इसको चलाना सीखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक आपको एक जो है ना वो वोकैबुलरी का वर्ड सिखाया था हैशटैग। इसका मीनिंग आता है किसी को? कौन बताएगा जल्दी से, हैशटैग का क्या मीनिंग है? हाँ, हैशटैग का मीनिंग है हेडिंग। अब यहाँ पे मैं एक और वोकैबुलरी का वर्ड आपको बताने लगा हूँ। देखें, जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना लैब में, तो उसके ऊपर वर्क करने से पहले, क्योंकि आजकल तमाम इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो डिजिटल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो उनको टर्न ऑन करना पड़ता है, और जब हम उस पर काम कर लेते हैं तो उसको टर्न ऑफ करते हैं। तो टर्न ऑन करना ज़रूरी है किसी भी चीज़ पर काम करने के लिए। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि रीड एक्सेल की गाड़ी हमारे डिपार्टमेंट में आ गई है। अब हमने उसको स्टार्ट करना है। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी काम करेगी, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे तो गाड़ी काम नहीं करेगी। सेम इसी तरह आर में हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया है। ये पैकेजेस क्या होते हैं ये भी मैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे आके आपको क्लियर करता हूँ। एक अभी एक और एग्जांपल देनी है उसके बाद फिर मैं पैकेजेस पे आऊँगा, फिर आपको पैकेजेस खुद बहुत ही समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हमने पैकेज को या इस गाड़ी को ऑन करना है। ऑन करने के लिए ऑन करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी। ये देखें, ये 3rd नंबर पे मेरे पास शो हो रहा है लाइब्रेरी। इसको सिलेक्ट करें, 3rd नंबर वाले को। आपके पास अगर मे बी फर्स्ट पे आ रहा है, LIB लिखेंगे तो 3rd पे आएगा, अगर R भी साथ लिख लेंगे तो मे बी फर्स्ट पे आ जाए। लाइब्रेरी को सिलेक्ट करें। अब ये लाइब्रेरी के जैसे सिलेक्ट किया आपने, आपके पास दो जो है ना ये स्मॉल ब्रैकेट्स क्रिएट हो गई हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने टाइप करना है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल टाइप किया और इसको रन कर दिया। अच्छा, इसको रन करने से पहले एक मिनट एक चीज़ नोट कीजिएगा। जब अभी ये देखें मेरे पास स्क्रीन नंबर 4 पे, यहाँ पे आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, बॉक्स, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें ना कोई टिक है ना क्रॉस है। ये शो कर रहा है कि हमारी जो रीड एक्सेल की गाड़ी है ये भी बंद पड़ी हुई है, ये ऑन नहीं है, ये ऑफ है। जैसे में आप देखें, इसको मैं चलाऊँगा, इसको रन करूँगा, इसने मुझे वार्निंग दे दी। आपके पास इस तरह की वार्निंग आई है? इस गाड़ी को रन करें और देखें, आपके पास इस तरह की वार्निंग आई है? वाज बिल्ड अंडर आर वर्जन 4.3.2। आई थिंक आपके पास ऑलरेडी 4.3.2 इंस्टॉल्ड है, तो आपके पास ये वार्निंग नहीं आएगी। काइंडली कोई पार्टिसिपेंट, हाँ आपके पास नहीं आई, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है कि आपके पास जो वर्जन है ना, ये देखें मैंने अभी इसको अपडेट नहीं किया, ये 4.3.1, लेकिन अभी ये 4.3.2 नया वर्जन जो है ये आ चुका हुआ है। तो जिनके पास ये अभी तक 1 है वो काइंडली इसको री इंस्टॉल कर लें। मैं भी आज इसको री इंस्टॉल कर लूँगा ताकि हमारे पास 4.3.2 जो है ये वर्क करे। मैं अगेन इसको करता हूँ दोबारा लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी हो जाएगा। ये देखिए, बल्कि लाइब्रेरी हो चुका है मेरा, इसने जस्ट मुझे वार्निंग मैसेज दी है। देखें, जैसे मैंने इसको लाइब्रेरी किया ना, तो यहाँ पे मुझे इसने स्क्रीन नंबर 4 पे रीड एक्सेल के सामने टिक मार्क दे दिया। टिक मार्क ये शो कर रहा है कि हमारा पैकेज अब एक्टिवेट हो गया है, अब ये वर्क करने के काबिल है। अब ये मशीन जो है, ये गाड़ी है, अब हम इसको चला सकते हैं। यानी देखें ना, आपके पास आपके डिपार्टमेंट में गाड़ी खड़ी हो, आप उसको चलाते रहें, चाबी से चलाते रहें, स्टार्ट करते रहें स्टार्ट, वो स्टार्ट ही ना हो तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना फिर गाड़ी का। तो हमने स्टार्ट करके देख लिया, रीड एक्सेल जो हमारी गाड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने इस पर वर्क करना है। ये यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट चेक कर लें, आपके पास ये रीड एक्सेल के ऊपर टिक का मार्क आ चुका है। अब यहाँ पे मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ ये चेक करने के लिए कि हमारी जो लाइब्रेरी है, अब यहाँ पे मैं लाइब्रेरी का मतलब आपको समझाने लगा था, सॉरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन। यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब क्या है? टर्न ऑन या एक्टिवेट।
देखिए हमने गाड़ी को टर्न ऑन कर लिया है, गाड़ी को एक्टिवेट कर लिया है। अब हम इस पर काम कर सकते हैं, अब हम इस पर काम कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है चेक करने के लिए कि क्या हमारी जो गाड़ी है वो एक्टिवेट हो गई है या टर्न ऑन है। हम दोबारा लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं और इसको, ये बटन है रन का बटन दबाते हैं, तो ये देखें ब्लू कलर में सेम वही टाइप हो गया। अगर तो कोई एरर नहीं आया और सेम टू सेम वही लाइन नीचे टाइप हो गई है, इट्स मीन कि आपका कोड रन हो चुका है, आपका जो पैकेज है या मशीनरी है वो एक्टिवेट हो गई है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम गाड़ी को चलाते हैं। जी सर, यहाँ तक काइंडली बताइएगा, क्लियर है? काइंडली ये चेक कर लें। डॉक्टर शुबाना बीबी, आप काइंडली चेक कीजिएगा एक दफ़ा इसको, रीड एक्सेल को। नॉट टिक आपने ये स्क्रिप्ट रन किया है, लाइब्रेरी रीड एक्सेल, इसको रन करें, लाइब्रेरी रीड एक्सेल, और नीचे देखें सेम टू सेम लाइन टाइप हुई है, और फिर यहाँ पे देखें रीड एक्सेल टिक हुआ है। और अगर नहीं टिक हुआ तो आप जस्ट यहाँ से भी इसको, अब देखें मैंने इसको अनटिक कर दिया है, और नीचे मेरे पास यहाँ पे देखें डीटैच का मतलब है हमने पैकेज को ऑफ कर दिया। डीटैच का मतलब क्या है, पैकेज को ऑफ कर दिया है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाइब्रेरी रीड एक्सेल यूज़ करें, क्योंकि जब हमारे पास ये बहुत सारे पैकेजेस हो जाएंगे तो हम यहाँ पे आके पैकेज को सर्च करके वहाँ से इसको जो है ना वो एक्टिवेट नहीं करेंगे। ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारे पैकेज हैं, तो यहाँ पे अगर हम ढूंढें, टाइप करें वर्ड, फिर इसको एक्टिवेट करें, हम जस्ट यहाँ पे लाइब्रेरी लिखेंगे और जो है वो उसका पैकेज का नाम लिखेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं। पहला मेथड कि आप यहाँ पे इसको सर्च करें, ठीक है, तो ये रीड एक्सेल यहाँ पे टिक करें, यहाँ से अनटिक और टिक आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं फाइल को इंपोर्ट करते हैं। अब बिलाल साहब गाड़ी में बैठ के इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब चल पड़े हैं जी ये अपने सफ़र की तरफ। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे यहाँ पे इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास 6 ऑप्शन ओपन होते हैं। इन फॉर्मेट से आप डायरेक्ट एक्सेल के जो है ना वो आर के ऊपर फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर फॉर्मेट को इंपोर्ट करने के लिए उससे मुतल्लिका पैकेज होना चाहिए। अभी हमने जस्ट एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए गाड़ी रेडी की है, ट्रांसपोर्ट रेडी की है, बात समझ रहे हैं मेरी? जब हम ये टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट रीडर, इस तरह का डाटा सेट हमारे पास होगा तो उसके लिए हमारा पैकेज जो है वो अलग है। SPSS से इंपोर्ट करने के लिए पैकेज जो है वो अलग है। SAS का डाटा इंपोर्ट करने के लिए पैकेज जो है वो डिफरेंट है। स्टेटस से जो है वो पैकेज इंपोर्ट करने, फाइल इंपोर्ट करने का पैकेज डिफरेंट है। एक्सेल की तरफ क्यों आए हम? क्योंकि हमारा जो डाटा सेट होता है वो मोस्टली एक्सेल की फ़ाइल में होता है। बहुत कम चांस होते हैं कि हमारा डाटा सेट किसी और फाइल या किसी और फॉर्मेट में हो, तो ज़्यादातर जो डाटा सेट होता है हमारा वो एक्सेल की फ़ाइल में होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रॉम एक्सेल। अब हमने गाड़ी चलाना शुरू कर दी है। अब हम एक और स्टेप पे आ गए, 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके। तो हमारे पास एक चौक आ गया है जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन पूछ रहा है कि अब क्या करें, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोकेशन अपनी फाइंड कर लेते हैं। ये ब्राउज़ करें, इसको ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे देखें फाइकस की फ़ाइल आपकी कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे। जहाँ पे आपने फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट की है ना, सॉरी सेव की हुई है डेस्कटॉप, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे ढूंढें फाइकस की फ़ाइल कहाँ पे है। मेरे पास ये पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइकस की फ़ाइल को अब हमने, ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी में बिठा लिया।
यानी हमने क्या किया, वहाँ से फाइकस का पौधा पिक किया, उसके लीफ तोड़े, फ्लावर तोड़े, फ्रूट तोड़ा, जो भी हमें उसका सैंपल मिला उसको तोड़ा। और ये गाड़ी है, ये बड़ी सी गाड़ी है, देखें मैं इसको हिला रहा हूँ, ये देखें चल रही है। ये इस गाड़ी के जो है ना ये डिग्गी या सीट इसके ऊपर हमने रख दिया। अब ये देखें, आप इसको प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ठीक है, ये डाटा सेट। अब यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ क्लियर करूँ। अगर हमारे पास ये बाज़ का ऐसा होता है कि एक एक्सेल फाइल होती है, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी शीट्स बनाई होती हैं अंदर फाइल के अंदर, शीट 1, शीट 2, शीट 3, या आपके पास डिफरेंट ईयर का डाटा है। तो आप एक शीट में 2020, एक शीट में 2019, एक शीट में 2018, एक शीट में 2017, इस तरह का डाटा सेट आपने इस अरेंज किया होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है ना, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हुई है, जो फर्स्ट आपकी शीट होगी ना, वो शीट इंपोर्ट हुई है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये शीट जो है शीट नंबर 3 इंपोर्ट हो, तो आप यहाँ पे आ जाएं, ये नीचे बॉटम पे यहाँ पे लिखा हुआ है शीट नंबर, ये 1 पे मेरे पास डाटा है, 2 पे डिस्क्रिप्शन है, तो मैं 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो 1 ही सिलेक्ट होती है, हम 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप कॉलम की रेंज भी दे सकते हैं, शीट नंबर 1 में आप कौन कौन सा कॉलम जो है ना वो चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हमें इसकी ज़रूरत हुई तो हम इसको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट का। आपने दोबारा गाड़ी चलाई, वापस आ गए अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में, और अब ये बिलाल साहब ने जो फ़ाइल है अपने सुपरवाइज़र को दिखा दी कि सर ये मैंने फ़ाइल जो है वो आर के ऊपर इंपोर्ट कर ली है। यानी आपके सुपरवाइज़र ने कहा था ये यूएसबी में फ़ाइल है इस फाइल को आपने आर के ऊपर लेके आना है। जी बिलाल साहब, आपको उस स्टोरी की समझ आई जो मैंने कहा कि आपने 20 किलोमीटर सफ़र करके फाइकस का प्लांट लेके वापस आना है और उसके लिए आपको एक गाड़ी चाहिए। होप कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आर के ऊपर हमें जो भी काम करना है, हर काम के लिए हमारे पास मशीनरी होना ज़रूरी है। ये देखें ना, मैंने फाइकस को इंपोर्ट किया है, यानी डेस्कटॉप से लेके आया हूँ मैं इसको आर में। तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, रीड एक्सेल की। जी बिलाल साहब, क्लियर हुआ है आपको? लें जी, बिलाल साहब ने भी आज का जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पैकेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर हमाद सलीम साहब। अच्छा, डॉक्टर हमाद सलीम साहब, इनका भी आज फर्स्ट डे है अपने सुपरवाइज़र के पास, और इनके सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं कि ये एक बीकर पड़ा हुआ है, ठीक है, बीकर में ना कुछ लिक्विड है, सॉल्यूशन है। तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें, जस्ट चेक करने के लिए कि हमाद सलीम साहब कितने एक्टिव हैं, वो आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे देते हैं फर्स्ट डे ही। अब देखें, जो है ना वो हमाद साहब ने ना जो डिपार्टमेंट है न्यूली ज्वाइन किया है, उनको डिपार्टमेंट का नहीं पता कि लैब किस साइड पे है, ऑफिस किस साइड पे हैं, किसी भी चीज़ का नहीं पता। जिस तरह आपने आर अभी भी ज्वाइन किया ना, तो आपको अगर मैं कहूँ कि आर में जो है ना वो आप डी प्लेयर पैकेज निकालें, तो आपको नहीं पता कि डी प्लेयर पैकेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। इजाज़ुल हक साहब, मैं रिपीट करता हूँ, जस्ट एक मिनट। अब आपको नहीं पता कि वो डी प्लेयर कहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आपसे कहता हूँ फीट मैप, PHE फीट, ठीक है, फीट मैप एक पैकेज है, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है ढूंढ के लाएं। तो आप कहेंगे सर हमें नहीं पता, हम तो
न्यूली हमने ज्वाइन किया, हमें नहीं पता कि लैब की चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं। सेम इसी तरह जब अच्छा, सेम इसी तरह जब हामिद साहब को कहा जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी पीएच मालूम करके आए, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हामिद साहब जो है ना वो अभी एक्चुअली हामिद साहब का नाम आ गया, ये किसी स्टूडेंट का काम होना चाहिए था। बहरहाल चलें, हामिद साहब को जो है ना वो कहते हैं जी पीएच, सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होगी। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं पीएच जो है वो पीएच मीटर से मालूम होगी, पीएच मीटर यूज़ करना पड़ेगा आपको। अब ये पूछते हैं सर लैब किस साइड पे है, वो आपको आपके सुपरवाइज़र लैब बताते हैं। अब हमाद साहब जो हैं ये लैब में जाते हैं और पूरी लैब घूम आते हैं, और पूरी लैब घूमने के बाद, घूमने फिरने के बाद इनको पीएच मीटर वहाँ से नहीं मिलता। इनको पीएच मीटर नहीं मिलता। ये क्या करेंगे, ये वापस सुपरवाइज़र के पास आएंगे, उनसे कहेंगे कि सर मुझे पीएच मीटर नहीं मिला। इनके सुपरवाइज़र कहेंगे ऐसा करें कि लैब अटेंडेंट को ढूंढें। क्या करें, लैब अटेंडेंट को ढूंढें। अब ये लैब अटेंडेंट को ढूंढते हैं तो लैब अटेंडेंट भी नहीं मिलता, लेकिन लैब अटेंडेंट का पीसी मिल जाता है जहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन है। वो पीसी ये है जहाँ पे हमने सर्च किया था ना पहले, रीड एक्सेल, ये पीसी है। हमारी आर की लैब की तमाम चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, ये हमें ढूंढ के देगा। इसको पता है, जिस तरह लैब अटेंडेंट को तमाम चीज़ों का पता होता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो फ़र्ज़ कर लें, ये जो है ना हमारा ये सर्च बार है, ये लैब अटेंडेंट है, इसको हर चीज़ का पता है कि हमारी लैब में है या नहीं है। ये आके यहाँ पे सर्च करते हैं पीएच मीटर, तो ये तो शो कर रहा है कि हमारी लैब में पीएच मीटर है ही नहीं, है ना। अब हमाद साहब अगेन वापस जाते हैं सुपरवाइज़र के पास और उनसे कहते हैं कि सर लैब में तो पीएच मीटर है ही नहीं। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ऐसा करें कि आप जाएं एचओडी साहब के ऑफ़िस। ये हम एचओडी साहब के ऑफ़िस आ गए और कहते हैं इनको एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लिखें कि हमें पीएच मीटर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनको एप्लीकेशन लिखेंगे पीएच मीटर की, दूसरे दिन वो हमें पीएच मीटर मंगवा के हमारी लैब में रख देंगे। अब फ़र्ज़ कर लें इनके सुपरवाइज़र कहते हैं इस सॉल्यूशन में जिंक कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, क्या जिंक की कंसंट्रेशन हम पीएच मीटर से फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। फिर वो आपसे कहते हैं कि ऐसा करें इसका टेम्परेचर मालूम करके आएँ पीएच मीटर से, जस्ट आपका इम्तिहान लेने के लिए। आप कहेंगे सर इसका ये तो थर्मामीटर से मालूम होता है। वो कहेंगे अच्छा। वो फिर कहेंगे ऐसा करें कि इसके ना इसके अंदर जो है वो आप आयरन कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं। आप कहेंगे वो भी पीएच मीटर से नहीं होगी। अच्छा, वो कहेंगे जी इसमें जो है ना वो सोडियम की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं, वो भी पीएच मीटर से नहीं होगी। उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे ना। अब यहाँ पे जो मैं बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आपके सुपरवाइज़र ने आपसे कहा कि प्लांट जो फाइकस की फ़ाइल है ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, यूएसबी में पड़ी हुई है, इसको आपने आर में लेके जाना है, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ उसका नाम है रीड एक्सेल। जब आपके सुपरवाइज़र कहेंगे कि आपने आर में इस डाटा के ऊपर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए अब रीड एक्सेल नहीं यूज़ होगा। जिस तरह पीएच मीटर पीएच तो मालूम कर देगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो नहीं वो कर सकता ना। सेम इसी तरह जिस तरह हमारी बायो की लैब में हर इंस्ट्रूमेंट एक स्पेसिफिक काम करता है,
पीसीआर का काम कुछ और होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम कुछ और होता है, थर्मामीटर का काम और होता है, माइक्रोस्कोपिक का काम डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी तरह पीएच मीटर जो है वो डिफरेंट काम करता है। हर इंस्ट्रूमेंट का काम डिफरेंट होता है। सेम इसी तरह आर में भी हर काम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है और आर की ज़ुबान में उस इंस्ट्रूमेंट को पैकेज कहा जाता है। अगर मैं बायो की लैब में दोबारा आऊँ तो मैं कहूँ कि माइक्रोस्कोप एक पैकेज है जिसे हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। पीसीआर एक पैकेज है जिस पे हम मॉलिक्यूलर का काम करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैकेज है जिस पे हम मिनरल्स की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। थर्मामीटर एक पैकेज है जिससे हम टेम्परेचर फाइंड करते हैं। माइक्रोस्कोप एक पैकेज है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं। सेम इसी तरह आर में भी हर काम के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट पैकेज है। मसलन आपने ग्राफ बनाना है, उसके लिए जो पैकेज यूज़ हो रहा है वो ggplot है, ggplot2। आपने हीट मैप बनाना है, उसके लिए जो पैकेज यूज़ होता है वो फीट मैप होता है, pH फीट मैप, ठीक है। आपने डेंडोग्राम बनाना है, वहाँ पे hclust यूज़ होता है फंक्शन। अनोवा आपने निकालना है, AOV यूज़ होता है। यानी जितने यूज़ हो रहे हैं ना ये सारे आर के इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन आर की ज़ुबान में इसे क्या कहा जाता है? पैकेज कहा जाता है। पैकेज के बारे में अब क्लियर हुई है बात कि पैकेज क्या है। यानी जो भी काम हमने आर पे करना है ना उसके लिए एक पैकेज हमें चाहिए। तो आपने एक क्वेश्चन पक्का अपने जहन में बिठा लेना, ये नोट कर लें कहीं। जब भी आपके सुपरवाइज़र ने आपको टास्क देना है ये काम करके लाएं आर के ऊपर, तो या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सुपरवाइज़र आपको भेजते हैं ना लैब में, तो पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये आना है कि ये काम मैंने किस इंस्ट्रूमेंट से करना है। जैसे सर ने भेजा कि इसकी पीएच मालूम करके हैं, पहला क्वेश्चन पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से मालूम होगी। उन्होंने कहा टेम्परेचर मालूम करके हैं, टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट से मालूम होगा, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह ये क्वेश्चन पक्का नोट कर लें कि जब भी आपसे कहा जाए आपने प्लॉट बनाना है तो पहला क्वेश्चन कि प्लॉट किस पैकेज से बनेगा। आपने डेंडोग्राम बनाना है, डेंडोग्राम किस पैकेज से बनेगा। आपने जो है वो कार्ड डायग्राम बनाना है, कार्ड डायग्राम के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास जो है हमारी यहाँ तक की थी। ओके ठीक है, अभी हम जो है वो कल नेक्स्ट इंशाल्लाह बेसिक प्लॉट की तरफ चलेंगे, इसमें ग्राफ ड्रा करेंगे। तो कल के लिए जो मेरा क्वेश्चन ये है देखें, जिस तरह आज हमने फ़ाइल इंपोर्ट की, तो फाइल इंपोर्ट करने के लिए हमें जो पैकेज था वो रीड एक्सेल था। कल हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए जो पैकेज रिक्वायर्ड है हमें वो है ggplot2, ठीक है। तो ggplot2 की हमें कल ज़रूरत है, तो कल हम ggplot2 पे इंशाल्लाह काम करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, सेव कैसे करना है? आज वाली फ़ाइल ये आपकी सेव हो चुकी है, अभी आपने इसमें कुछ भी नहीं काम किया। हम इसको क्लोज़ कर देंगे, जस्ट इसको अभी हमने सेव नहीं करना, ठीक है। इस पर भी हमारा कोई डाटा सेट नहीं है, कोई हमने कोड नहीं लिखा हुआ, इसको जस्ट आपने ऐसे ही क्लोज़ कर देना। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपने सेव करनी है जो हमें रिक्वायर्ड है। और सर किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आपका रीड एक्सेल इसलिए अपडेट है क्योंकि आपके पास जो है वो आर अपडेट है, ठीक है, इसलिए जो है वो आपके पास ये भी अपडेट है चीज़ें। चलें सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अगर इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर लें या चैट पे कर सकते हैं। इसको अपडेट करने के लिए आप इसको अनइंस्टॉल करके न्यू इंस्टॉल कर लें। इसको अनइंस्टॉल करें और अनइंस्टॉल करने के बाद री इंस्टॉल कर लें।